बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि देश के लिए खुशखबरी, 5 सालों में गरीबी से बाहर निकले 13 करोड़ भारतीय। बिहार के लोगों का जीवन स्तर काफी सुधरा, नीति आयोग की रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ को लेकर के अलर्ट मोड पर सरकार, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का अभियान शुरू, तैयार किए जा रहे हैं कंट्रोल रूम। बिहार के सभी हिस्सों में एक सप्ताह कमजोर रहेगा मानसून, अगले 5 दिनों तक कम होगी बारिश। पूर्णिया के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित, खेत बने तालाब, घरों में घुसा पानी। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज, जदयू नेता ने नीतीश कुमार पर अभद्र टिप्पणी का लगाया आरोप। विपक्ष की बैठक पर अश्विनी चौबे का बड़ा हमला, कहा जो भी थोड़े बहुत दांत बचे हैं जनता 2024 में झाड़ देगी। विपक्षी एकता पर सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर कसा तंज, बोले लालू गारंटर, इसके बिना नीतीश का कोई रोल नहीं। बिहार में आधे दर्जन नदियां खतरे के निशान को पार, अलर्ट जारी, गांव में घुसा बाढ़ का पानी। नीतीश ने बिहार की जनता को गुंडों के हवाले किया, बोली बीजेपी अपना राज्य तो संभल नहीं रहा, चले हैं देश को संभालने। खत्म हुई पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की दुश्मनी, भोजपुरी अवार्ड शो में इस एक्टर ने कराई स्टार्स के बीच दोस्ती। बिहार के शिक्षा मंत्री का फिर से विवादित बयान, अब बोले जाति व्यवस्था पुरखों की गलती की देन। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएगा, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि समान विचारधारा वाली पार्टियों से बातचीत हो रही है, जल्द ही इसका परिणाम सामने आ जाएगा। हमें तीसरा मोर्चा बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को उनका हक नहीं देना है, उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार में उन्हें किसी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में वे क्या कर सकते हैं। हैरत की बात है कि भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है और उसमें उसके मुखर विरोधी एआईएमआईएम को ही शामिल नहीं किया गया है। ये बताता है कि महागठबंधन को मुस्लिमों का सिर्फ वोट चाहिए। हम एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों को अपनी ताकत दिखलाएंगे। आपको बता दूं कि बेंगलुरु में कल विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें एआईएमआईएम को नहीं बुलाया गया। इससे पहले पटना में 23 जून को हुई विपक्षी गोलबंदी में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नहीं बुलाया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर बिहार की नदियां उफान पर है। आधी दर्जन से अधिक नदियां कहर बरपा रही है। इसके बाद पूरे बिहार में अलर्ट मोड कर दिया गया है। उत्तर बिहार में भी स्थिति गंभीर है। जल संसाधन विभाग ने सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को सतत चौकसी बरतने को कहा है। कोसी, बागमती, महानंदा, कनकई, परमान और घोघा नदियां खतरे के निशान से ऊपर चली गई है, जहाँ इनका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में कमला और अधवारा समूह की नदियां भी लाल निशान को पार कर जाएगी। जहाँ उधर गंगा, गंडक, घाघरा, घिरोई, ललबकिया, बूढ़ी गंडक, पुनपुन नदी का जलस्तर भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से कई का जलस्तर लाल निशान की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर के समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के बयानों को उद्धृष्ट करते हुए विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रंथों में कई चीज़ें सीखने और फिर अनुकरण करने की है, लेकिन कुछ कचरा भी है। जहाँ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 56 प्रकार का भोग लगा करके कोई गाली दे दे
तो फिर राम मनोहर लोहिया भी कहा करते थे कि धार्मिक ग्रंथों में कई चीज़ें सीखने और अनुकरण करने की है, लेकिन कुछ कचरा भी है। उन्होंने कहा कि जो कचरा है वो इतना खतरनाक है कि हमारे समाज को समझ ले कि इसमें घोर आपत्तिजनक बातें हैं, तो फिर इसे हटाना पड़ेगा। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि इसे लेकर के मैंने कुछ कहा तो फिर विवादास्पद बन गया, लेकिन मोहन भागवत ने कहा कि कुछ ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, तो फिर वे विवादास्पद नहीं हैं क्योंकि वे पावन ब्राह्मण हैं। उन्होंने आगे कहा कि जातियां हमने बनाई हैं, जाति व्यवस्था पुरखों की गलती की देन है। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति को लेकर के कहा कि परिणाम से घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी दलों की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में साफ कर दिया है कि पार्टी को ना तो सत्ता का लालच है और ना ही पीएम पद की उम्मीदवारी में कोई दिलचस्पी है। इसके बाद सवाल उठ गया है कि क्या किसी और पार्टी का नेता लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी का चेहरा होगा, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया है। खड़गे के बाद बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले सभी दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, पीएम पद पर फैसला नतीजे आने के बाद किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि यदि विपक्ष इस रणनीति से लड़ा तो फिर उसे 350 से अधिक सीटें हासिल हो सकती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को सत्ता या फिर प्रधानमंत्री पद में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है, ये हमारे संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और फिर सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए है। दोस्तों बात करते हैं कि बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में 26 दलों ने शिरकत की है। सूत्रों के हवाले से गठबंधन में नया नाम तय कर दिया गया है और ये नाम इंडिया रखा गया है। जी इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम की घोषणा भी कर दी गई है। जब बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कई अन्य नेता मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी अपनी चिंताओं पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुई है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग बिहार में सभी 40 सीटें जीतेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं के साथ अपनी बातचीत का ब्यौरा साझा करने से इनकार करते हुए पासवान ने कहा कि उन्होंने उनकी चिंताओं का सकारात्मक समाधान किया है। चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस संसदीय सीट्स का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं। चिराग पासवान ने भी इस सीट पर अपना दावा किया है। चिराग पासवान का यह कहना है कि भाजपा उनकी चिंताओं का समाधान कर रही है। महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी मुख्य मांग ये थी कि सत्तारूढ़ पार्टी 2019 की तरह ही सीट के बंटवारे की व्यवस्था पर कायम रहे, जब उनके दिवंगत नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में अविभाजित लोजपा ने 6 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव लड़ा था और उन्हें राज्यसभा की 1 सीट भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के साथ अपनी चर्चा के ब्यौरों के बारे में बोलना मेरे लिए गठबंधन धर्म के खिलाफ होगा, लेकिन हाँ, लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के बारे में मेरी पार्टी के लिए चिंताएं विचार विमर्श का हिस्सा थी और फिर भाजपा ने उनका सकारात्मक रूप से समाधान किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा नीति राजग का हिस्सा होगी। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच विवाद जग जाहिर है। जहाँ अक्सर दोनों एक्टर्स को एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखा होगा। जहाँ इस वजह से दोनों के झगड़े की तुलना बॉलीवुड स्टार सलमान और फिर शाहरुख खान के झगड़े से भी की जाने लगी थी। जैसे बॉलीवुड में खान्स के बीच सालों तक विवाद चला था, ठीक वैसे ही पवन सिंह और फिर खेसारी लाल यादव की लड़ाई चल रही थी। जब दोनों के बीच के मतभेद का कारण बॉलीवुड प्रोड्यूसर बाबा सिद्दीकी थे। जब वही सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच आपसी सुलह हो गई है। जब दोनों स्टार्स ने अपनी लड़ाई को खत्म करके एक दूसरे से दोस्ती का हाथ मिलाया है। दोनों के झगड़े को रवि किशन ने खत्म करवाया है। भोजपुरी एक्टर्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के झगड़े को देख करके नहीं लग रहा था कि ये मामला जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन उनके बीच विवाद को
सुपरस्टार रवि किशन ने खत्म करवाया है। दरअसल खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को हाल ही में फिल्म फेयर फेमिनी भोजपुरी आइकॉन अवार्ड शो में देखा गया, जहां इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने शिरकत की। इसी दौरान रवि किशन के पॉपुलर परफॉर्मेंस के बाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को साथ में स्टेज शेयर करते हुए देखा गया। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच फिर से दोस्ती होने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, जिसमें दोनों स्टार्स एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के इस प्यार को देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि दोनों के बीच कभी विवाद भी हुआ था। दोस्तों, आए दिन आप लोग बिहार की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जानते होंगे, सुनते होंगे और देखते होंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, बिहार के स्कूलों में किस तरीके की पढ़ाई की जाती है। जी हाँ, बच्चों को पढ़ाया कम जाता है और टंडेलीबाजी ज़्यादा की जाती है। अब हाल फिलहाल में एक फ़ोटो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि क्लासरूम में टीचर छात्रों से माथे से जूं निकालता हुआ देखा जा रहा है। जब बिहार में पहली बार नहीं है जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो, या कभी परीक्षा में चोरी, कभी पेपर लीक, तो फिर कभी परीक्षा देते हुए परीक्षा रूम में अश्लील भोजपुरी गाने देखते हुए एग्जाम देने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। जब वहीं एक बार फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था ऊपर वाले के भरोसे चल रही है। स्कूल के शिक्षक मोबाइल चलाते हुए सोशल मीडिया पर रील्स देखने में व्यस्त हैं, जबकि बच्चे गुरुजी के सिर के जुए निकालते हुए देखे जाते हैं, गुरुजी का मसाज करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सहरसा जिले के बनगामा इटारी प्राथमिक विद्यालय मकदमपुर से सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि स्कूल के शिक्षक क्लास में कुर्सी पर बैठ करके मोबाइल पर रील्स देखने में व्यस्त हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ाने की जगह शिक्षक छात्रों से अपने सिर का जू निकलवा रहे हैं या सिर का मसाज भी करवा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। इस पर सवाल भी उठ रहा है। जहाँ जानकारी के मुताबिक प्रखंड मुख्यालय के सामने स्थित प्राथमिक विद्यालय मकदमपुर के प्रधान अध्यापक मोहम्मद गफार बच्चों को पढ़ाने की बजाय मोबाइल पर व्यस्त हैं, जब बच्चों से जू निकलवा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के वायरल होने पर स्कूल शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया आती है, या शिक्षक पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उनको पैसा वापस मिल जाएगा। जी आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के करोड़ों इन्वेस्टर के लिए एक शानदार खुशखबरी है। सभी निवेशकों के सालों से फंसे पैसे अब जल्द ही वापस मिल सकते हैं। जब विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो गृह मंत्री अमित शाह इस सिलसिले में अपना वादा जल्द ही पूरा करने वाले हैं और फिर सहारा इंडिया के इन्वेस्टर के फंसे हुए पैसों की पूरी वापसी के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। जब खबरों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की है। जब ये पोर्टल सहारा इंडिया के उन करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसों की पूरी वापसी सुनिश्चित करेगा जो सालों से पैसे की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे। बताया जा रहा है कि पोर्टल पर सहारा इंडिया के तमाम इन्वेस्टर्स के डिटेल्स होंगे, साथ ही इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट और फिर रिफंड के पात्र इन्वेस्टर्स की जानकारी भी पोर्टल पर होगी। इसके साथ ही पोर्टल पर यह जानकारी मुहैया कराई जाएगी कि सहारा में निवेश किए गए पैसों को कैसे वापस पाया जा सकता है। जहां यह खबर उन करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए राहत है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी गाड़ी कमाई सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में सालों पहले इन्वेस्ट किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बेतिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक लड़की गांव की बिजली ही कटवा देती थी। कैसे यह जानकर कि आपको हैरानी होगी, लड़की बिजली कटवा करके अंधेरे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिला करती थी। जहां एक दिन गांव के लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने प्रेमी की जमकर की पिटाई कर दी। प्रेमी को बचाने के लिए भीड़ से भिड़ गई प्रेमिका का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को डंडे से पीट रहे हैं। आपको बता दें कि 6 से 7 लोगों ने प्रेमी जोड़े को घेर करके रखा है, जबकि प्रेमिका बार बार उसका हाथ पकड़ रही है, जहां लोगों से बहस करते हुए नजर आ रही है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी प्रेमी लड़की के गांव पहुंचा, पिटाई करने वालों के घर में तोड़फोड़ भी की। पूरा मामला नौतन थाना क्षेत्र के एक गांव का है। ये मामला जब थाने में गया तब इसका निपटारा हुआ है। आपको बता दें कि जब गांव में ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई होती थी तो फिर प्रेमिका अपने प्रेमी से बिजली काटने के लिए कहती थी। जब प्रेमी ट्रांसफार्मर में लगे AB स्विच को नीचे गिरा देता था, जिससे लाइट कट जाती थी।
फिर दोनों रात के अंधेरे में मिला करते थे। इधर अंधेरे में चोरी की घटना बढ़ गई थी, जिसके बाद लोगों ने निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच 14 जुलाई को प्रेमिका से प्रेमी मिलने पहुंचे, जिसके बाद प्रेमी को गांव वालों ने पकड़ लिया, जब लड़के की लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि दोनों को पकड़ने के बाद पहले प्रेमी जोड़े की पिटाई की गई, फिर गांव के कुछ लोगों के बीच बचाव करने के बाद प्रेमी जोड़े को छोड़ दिया गया। इसके बाद 15 जुलाई की दोपहर वीडियो सामने आने के बाद प्रेमी गुस्से में आ गया, जब अपने दोस्तों के साथ लड़की के गांव के उन युवकों से बदला लेने पहुंच गया जिन्होंने उसे पकड़ करके पीटा था, वीडियो बनाया था। इसके साथ ही यहां के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और प्रेमी समेत 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। जब युवकों को हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंची। प्रेमी प्रेमिका के परिवार वाले थाने में ही दोनों की शादी करने को राजी हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। उनको बीजेपी की तरफ से बैठक में शामिल होने का न्योता भी नहीं मिला। जब मुकेश सहनी भले ही एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनका चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। अभी भी बीजेपी के नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुकेश सहनी की सबसे बड़ी मांग निषाद आरक्षण को लेकर के है। वे लोकसभा चुनाव में बिहार के साथ यूपी और झारखंड में भी सीटें चाहते हैं। इसके अलावा एक राज्यसभा और फिर एक बिहार विधान परिषद की एक सीट चाहते हैं। मुकेश सहनी ने हाल ही में अपने एक बयान में इस बात के संकेत दिए थे कि उनके तार बीजेपी से नहीं मिल पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के लैंड फॉर जॉब मामले पर चार्जशीटेड होने के एक सवाल पर 7 दिन पहले उन्होंने कहा था कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कई नेता हैं जिन पर कई तरह के मुकदमे हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। भाजपा में शामिल होते ही दूसरे पार्टी के नेता वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। या कोई कितना भी गंदा हो, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाएंगे तो फिर साफ होकर के बाहर निकलेंगे। मुकेश सहनी बिहार की सियासत से फिलहाल पूरी तरीके से आउट है। जब उनकी पार्टी का फिलहाल किसी सदन में कोई भी नेता नहीं है, जबकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने कोटे में आई 121 में से 11 सीटें वीआईपी को दी थी। इनमें से 4 सीट पर वीआईपी की जीत भी मिली थी। इस सीट्स ने सहनी को बिहार की सियासी में नई ताकत दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया शहर में एक ठेकेदार से दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। सोमवार को बैंक से निकलते ही सड़क पर बाइक सवार अपराधी ठेकेदार से 3.5 लाख रुपए से भरा बैग छीन करके फरार हो गया। उन्होंने महज 15 सेकंड में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फिर अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई है। वारदात सिविल लाइन थाना इलाके के गांधी मैदान के समीप स्थित एक्सिस बैंक के बाहर हुई है। जब बीते 1 महीने के भीतर गया जिले में लूट और फिर छिनतई की 6 बड़ी वारदात हो चुकी है, जहां इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जब रुपये को निकाल करके ठेकेदार रामकुमार वर्मा बैंक से बाहर आए, तभी ये वारदात हुई है। जब सबसे बड़ी बात यह है कि बैग छीनने वालों के पीछे ही डायल 112 की गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन इसके बाद भी अपराधी रुपये लेकर के फरार होने में कामयाब रहे। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा विरोधी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां इनके संभावित परिणाम को लेकर के जहां देश भर की निगाहें टिकी हुई है, वहीं जनसुराज अभियान को लेकर के बिहार के विभिन्न जिलों में पदयात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस मीटिंग को बड़ी बारीकी से परख रहे हैं। इसी क्रम में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों की एकता और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भविष्य की स्थिति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों की एकता के लक्ष्यों को लेकर भी सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा है कि विपक्षी एकता को चुनावी लाभ तभी मिलेगा जब भी नेता आकर्षक मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएं और उनका समर्थन हासिल करें। साल 2019 में भी विपक्षी दल एक साथ आए थे, पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था और बीजेपी शानदार तरीके से जीती थी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। जब प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और फिर दलों के साथ मन का भी मेल भी हो, नैरेटिव भी हो, जनता का कोई मुद्दा हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर भी हो और उस समर्थन को जनता की भावना में वोट में बदलवा जाए। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि 1977 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर के उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। ये उन लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 1977 में विपक्षी दलों के एक साथ आने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। उस समय इमरजेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जेपी का आंदोलन भी था। अगर इमरजेंसी लागू नहीं की जाती, जेपी मूवमेंट नहीं होता, तो फिर सारे दलों के एक साथ आने से भी इंदिरा गांधी नहीं हारती।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कैमूर जिले में पुलिस ने नकली सिगरेट बनाने वाली कंपनी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 3 करोड़ की नकली सिगरेट जब्त की है। 20 करोड़ की सिगरेट बनाने वाली मशीन भी जब्त की गई है। पुलिस ने मौके से 2 पिकअप सिगरेट बनाने वाले कई अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि ये आरोपी अलग अलग 16 ब्रांड के नकली सिगरेट बनाने का काम करते थे। जब पुलिस मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये लोग यूपी बिहार की बॉर्डर पर स्थित चंद थाना क्षेत्र के ब्यूड़ी में कई सालों से अवैध सिगरेट बनाने का काम कर रहे थे। जब मामले की जानकारी देते हुए कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया है कि ब्यूड़ी गांव में अवैध सिगरेट बनाने का फैक्ट्री चल रही थी। इसकी जानकारी मिलने पर एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। टीम में रात में छापेमारी करवाई गई और इसको अंजाम दिया गया। जब पुलिस को मौके पर काफ़ी संख्या में सिगरेट बनाते लोग मिले, जिसके बाद पुलिस ने सभी को पकड़ करके मौके से 16 ब्रांडों के 16 लाख बनी हुई सिगरेट जब्त की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में संभावित बाढ़ को लेकर के निगरानी बढ़ा दी गई है। जहां आपदा प्रबंधन विभाग को विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट्स के बाद सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है और कहा गया है कि बाढ़ से बचाव के लिए सभी जिलाधिकारी सतर्क रहें। जब विभाग के मुताबिक 28 जिलों बाढ़ से हर साल थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, जहां बाढ़ राहत अभियान चलाया जाता है। हाल के दिनों में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को फिर से वर्षों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे तैनात करना शुरू कर दिया है, ताकि बाढ़ के दौरान राहत कार्य में सभी लोगों तक आराम से प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा जा सके। जब विभाग के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बाढ़ ग्रस्त सितंबर में सबसे अधिक जिलों में प्रभावित करती है। इस कारण से सभी बांधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा ताकि पानी के स्तर की बढ़ने की सूचना हर स्तर से जिला प्रशासन तक तुरंत पहुंचे और कहीं भी बाढ़ से लोग परेशान नहीं हो। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कंट्रोल रूम के माध्यम से अधिकारियों तक सूचनाएं तुरंत पहुंचेगी। ये कंट्रोल रूम सभी जिलों के डीएम की निगरानी में काम करेगा। साथ ही शाम में हर दिन आपदा प्रबंधन विभाग को बाढ़ से संबंधित में पूरी जानकारी भेजेगा। जहां अभी भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, इस कारण से राहत बचाव में जुड़े कर्मियों को कोरोना से बचाव को लेकर के प्रशिक्षण भी दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति अक्सर बिहार की भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकल जाती है। जब कल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्ष का महाजमावड़ा हुआ, जब यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ ही कभी भाजपा की सहयोगी रही जेडीयू भी शामिल हुई। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं कल मंगलवार को 18 जुलाई को बेंगलुरु में मौजूद रहे। इस बीच बेंगलुरु में जगह जगह उनके बैनर लगे हुए थे। जाहिर है ये बैनर नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने और फिर उन्हें चिढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। बेंगलुरु में लगे एक पोस्टर में नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए बड़े बड़े शब्दों में सुल्तानगंज ब्रिज लिखा गया। इसके बाद बैनर में नीचे नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा है कि बिहार को नीतीश कुमार का तोहफा जो गिरता रहता है। इसके बाद सुल्तानगंज ब्रिज की क्षतिग्रस्त तस्वीर लगाई गई है। इस बैनर में विपक्षी एकता के लीडर के तौर पर उनकी क्षमताओं पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सुल्तानगंज को खगड़िया यानी कि अगवानी से जोड़ने वाले निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज महासेतु का कुछ हिस्सा हाल ही में नदी में समा गया था। रविवार 4 जून 2023 की शाम 6:30 बजे ये निर्माणाधीन ब्रिज अचानक भरभरा करके ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। बेंगलुरु में जगह जगह लगे पोस्टर बैनरों में नीतीश कुमार की अपनी छवि पर भी जोरदार हमला किया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री पद का अस्थिर दावेदार बताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि राजद एमएलसी सुनील सिंह ने लगातार अपने सोशल मीडिया पोस्ट से नए सियासी संकेत दे रहे हैं। इस बार उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि ना तो हाँ बोलेंगे और ना तो ना बोलेंगे। सुनील सिंह के इस पोस्टर से फिर से अटकलों का दौर शुरू हो गया है। आखिर किसके खिलाफ सुनील सिंह बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी शीर्ष नेतृत्व के निर्देश की वजह से चुप्पी साधे हैं। सुनील सिंह ने पिछले दिनों भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरीके का तंज कसा था। जब उन्होंने अपनी एक पोस्ट में देश का सबसे विश्वसनीय नेता का नाम पूछा था, यूजर्स ने जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिखना शुरू किया तो फिर भारी बवाल हो गया। इसके पहले उन्होंने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद के बीच कहा था कि नीतीश
सीएम नीतीश हमेशा ही मंत्रियों पर नकेल कसने के लिए 5-7 अधिकारियों को लगाए रखते हैं। यहाँ तक कि एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में सुनील सिंह ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसा था कि बिहार की सत्ता का शीर्ष नेतृत्व बेईमान अफसरों से घिरा है, लेकिन खुद को ईमानदार बताता है। सुनील सिंह की इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। जहाँ कहा जाता है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हुई महागठबंधन विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार तब सुनील सिंह पर आग बबूला हो गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजदीकियों पर सवाल उठाया था। सूत्रों के अनुसार इस दौरान नीतीश कुमार और फिर सुनील सिंह के बीच बहस भी हुई थी और बीच बचाव करने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उतरना पड़ा था। हालांकि तब सुनील सिंह अपने मिजाज को ठंडा रखा था और कुछ नहीं बोले थे, चुप्पी साधे हुए थे। अब अचानक फिर से सुनील सिंह ने अपनी इस पोस्ट से कयासबाजी को हवा दे दी है। आखिर वे किसके खिलाफ बोलना चाहते हैं जिसे लेकर के उन्हें चुप रहने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में हर्ष फायरिंग की लगातार बढ़ रही घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर के बिहार पुलिस पहले से अधिक एक्टिव नजर आ रही है। इस पर लगाम लगाने को लेकर के तरह तरह की योजनाएं भी बनाई जा रही है और नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, लेकिन इसके मामलों में आशानुसार कमी नजर नहीं आ रही है। जब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों के अंदर लगातार हो रहे हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर के पुलिस मुख्यालय गंभीरता बरत रहा है। मुख्यालय की तरफ से शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने को लेकर के कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। जब पुलिस के आला अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि होटल, धर्मशाला, विवाह भवन या फिर अन्य शादी समारोह स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे का होना जरूरी है। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उन्हीं स्थलों पर शादी समारोह की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। थाना परिसर में हर हफ्ता होने वाले चौकीदार परेड के दौरान वे गांव में अगले सप्ताह आयोजित शादी समारोह की जानकारी थानेदार को देंगे। इसकी भी जानकारी चौकीदार को देनी होगी कि किन शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की संभावना है। यह सूचना मिलते ही संबंधित थाना के थानेदार विवाह स्थल पर जाकर के लोगों को सतर्क और फिर जागरूक करेंगे। उन्हें बताएंगे कि हर्ष फायरिंग से क्या नुकसान हो सकता है, इसको लेकर के किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगले एक सप्ताह तक मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। जहां 18 से 6 दिनों में बिहार में औसत 23 mm बारिश होने के आसार है, यानी कि 23 मिलीमीटर बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के कमजोर मानसून को लेकर के किसानों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, और रोपाई के लिए पानी की व्यवस्था करने को कहा गया है। सामान्य से 34% कम बारिश होने का ही असर है कि रोपनी कम हो सकी है। जहाँ आने वाले दिनों में बारिश कम हुई तो फिर सुखाड़ के हालात बन जाएंगे। जब मानसून अवधि 1 जून से 17 जुलाई तक 78 दिनों में बिहार में 237 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 124 mm कम है। इस दौरान बक्सर, भागलपुर, किशनगंज को छोड़कर के बिहार के सभी जिलों में औसत से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। जब बिहार में मानसून का प्रभाव कम होने से दिन और फिर रात के तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री और फिर रात का तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच होने की संभावना है। जब बिहार में 3 दिनों से बारिश सामान्य हो रही है, इसके बाद भी नेपाल और फिर उत्तर प्रदेश से आने वाले पानी की वजह से बिहार के अधिकांश नदियों में जलस्तर में वृद्धि हुई है। इससे महानंदा, परमान, बागमती, घाघरा, गंगा, कमला, कोसी, गंडक नदियों से सटे हुए गांव को सुरक्षा देते हुए खाली करा दिया गया है। 24 घंटे के दौरान महानंदा, बासमती, परमान नदियों के कई स्टेशनों पर जलस्तर में वृद्धि हुई है। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में बागमती नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल में हो रही बारिश के चलते भी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जब पूर्णिया में बाढ़ के पानी में 5 सड़कें बह गई तो फिर वहीं इसे 16 गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है, जिससे 30,000 की आबादी प्रभावित हुई है। ऐसे में सबसे ज्यादा आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन बिहार में बाढ़ के पानी से जनता त्रस्त है। प्रशासन की तैयारी को लेकर के अब भी नाकाम कोशिशें ही दिख रही है। जब बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन सरकारी तैयारी नहीं दिखती है। जब जनता के मुद्दे पर सिर्फ मामले को एक दूसरे पर टालने की राजनीति होती है। जब बिहार की सरकार केंद्र की जिम्मेदारी बताती है तो फिर केंद्र की सरकार राज्य की जिम्मेदारी बता करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। आपको बता दें कि पूर्णिया में 22 पंचायतों के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। एक साथ परमान, कनकई, महानंदा नदी में आई उफान की वजह से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। जहाँ कई घरों में पानी घुस गया है तो फिर कई सड़क बाढ़ की वजह से टूट चुकी हैं। लिहाजा अमोर प्रखंड मुख्यालय से लोगों का संपर्क कट गया है। अमोर के बिशनपुर पंचायत में घरों में पानी घुस गया है। सड़क पर में पानी घुसने से लोगों का जीना दुभर हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की तैयारियां नहीं है। लोग किसी तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि खेत दरिया बन गए हैं। जब मेहनत से लगाई हुई फसल बर्बाद हो चुकी है।
दोस्तों बात करते हैं कि जदयू नेता रंजीत कुमार ने सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विरुद्ध कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि 13 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे उनकी भावना आहत हुई है। वहीं भाजपा विधायक जीवन कुमार ने बिहार को जला देने की धमकी दी थी। इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। रंजीत ने पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। रंजीत जदयू पटना महानगर के महासचिव हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग चाहे तो वे अपने पंचायत में पैक्स सदस्य बन सकते हैं। जब बिहार सरकार के द्वारा पैक्स सदस्य बनने के लिए कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं, इस नियम कानून का पालन करते हुए आप पैक्स सदस्य बन सकते हैं। खबर के अनुसार ग्राम पंचायत में हर 5 साल में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस चुनाव में सभी पैक्स सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होता है। जब पैक्स सदस्य ही पैक्स अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पैक्स सदस्यता के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में पैक्स सदस्य बनने के लिए कुछ नियम है, जहां उनमें से है कि बिहार पैक्स सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए। आप पहले किसी दूसरे पैक्स के सदस्य नहीं रहे हों, ये योग्यता होनी चाहिए। जब पैक्स सदस्य बनने के लिए आप जिस पंचायत से आवेदन कर रहे हैं, आप वहां के अस्थायी निवासी होना चाहिए। आपकी मानसिक अवस्था स्वस्थ होनी चाहिए तथा आपको राजनीतिक अपराध एवं नैतिक दुराचार छोड़कर के किसी दूसरे अपराध के लिए सजा नहीं हुई हो। जब आपको 1 रुपये सदस्यता शुल्क और फिर कम से कम 10 रुपये का एक शेयर की राशि जमा करना होगा। SC/ST कोटे के लिए यह सदस्यता निःशुल्क होगा। जहाँ हिस्सा की राशि सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बेंगलुरु में विपक्ष की चली बैठक में मेगा बैठक के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पलटू राम और उल्टू राम, चाचा और भतीजे के पेट में विषैला दांत है, जिसे जनता तोड़ करके रहेगी। उन्होंने कहा है कि ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और जो लोकतंत्र के दुश्मन थे, जिसने देश के अंदर आपातकाल लागू किया है, आज उसकी गोद में बैठ करके ये बिहार महागठबंधन की सरकार दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। नीतीश कुमार को लेकर के अश्विनी चौबे ने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो साकार नहीं होगा। इससे तो बिहार चल नहीं रहा है और ये देश चलाने चले हैं। जब बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर कहा कि जांच सिटिंग जज की अध्यक्षता में हो, जिसे लेकर के राज्यपाल से आग्रह किया गया है, नहीं तो फिर CBI की जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की पुलिस के लाठीचार्ज की जान गई है। इस मामले में बीजेपी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराएगी। बेंगलुरु में हुए विपक्ष की बैठक को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनकी बैठक में कोई भी दम नहीं है। जो भी थोड़े बहुत दांत बचे हैं, सब जनता 2024 में झाड़ देगी। इस बार ये सभी लोग बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। एनडीए की बैठक को लेकर के उन्होंने कहा है कि बीजेपी सालों भर बैठक करती है, इसमें कुछ नया नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बीजेपी उनसे घबरा करके बैठक नहीं कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक आंवला की खेती करने के लिए बिहार के किसानों को सरकार के द्वारा 60,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इसका लाभ लेने के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत आंवला की खेती करने के लिए प्रति इकाई लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। यानी कि किसानों को सरकार के द्वारा 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य में आंवला के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसका लाभ लेने के लिए राज्य के किसान यानी कि बिहार के किसान उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.horticulturebihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ लेकर के आंवला की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया है कि लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। मैं राजग परिवार में उनका स्वागत करता हूं। इससे पहले चिराग पासवान ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक से एक दिन पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। चिराग पासवान 2024 के आम चुनाव के लिए बिहार में लोकसभा सीट के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इससे पहले चिराग पासवान से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। चिराग पासवान के पिता और दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में अविभाजित लोजपा ने 2019 में बिहार की 6 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और फिर जीत हासिल की थी।
दोस्तों अब खबर रोहतास से सामने आई है, जहां अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डेहरी की एसडीएम आशा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। जब गुस्से में आपे से बाहर हुए एसडीएम साहब ये भी भूल गए कि वे जिनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं वे महिलाएं हैं। जब मामला डेहरी स्थित पीएचसी केंद्र का है। दरअसल अपनी 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को डेहरी पीएचसी पर जमकर के हंगामा किया। आशा कार्यकर्ताओं के हंगामे के कारण पीएचसी में अफरा तफरी का माहौल हो गया और टीकाकरण समेत अन्य काम ठप पड़ गए। हंगामे की जानकारी मिलते ही डेहरी एसडीएम अनिल कुमार हालात को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंचे। जब पहले तो एसडीएम ने आशा कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने हंगामा बंद नहीं किया तो फिर वे आपे से बाहर हो गए और आशा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इस दौरान वे आशा कार्यकर्ताओं का हाथ पकड़ करके उन्हें जबरन वहां से खींच करके हटाने की कोशिश भी करने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि छात्र राजद को बिहार से बाहर देश और फिर पूरे विश्व में मजबूत करना है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों तक इसे पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि कौन कहां टूट गया वह भूल जाइए, साथ आइए, राजद को मजबूत कीजिए। तेज प्रताप यादव ने अपनी इस मुहिम के लिए छात्र राजद भारत नाम से नया फेसबुक पेज बनाया है। सोमवार को इस पेज के जरिए लाइव आकर के उन्होंने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार की तारीफ भी की है। जहां वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि छात्र राजनीति से ही मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार निकले हैं। जहां पटना बीएन कॉलेज से लालू प्रसाद छात्र नेता के रूप में चुन करके आए थे। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी, जहां लालू प्रसाद ने सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि छात्र राजद का एक कार्यकर्ता राजद को मजबूत करने वाला है। पर्यावरण मंत्री रहते हुए मेरी कोशिश है कि पूरा बिहार ग्रीन में हो जाए। छात्र राजद संगठन को डुबाना नहीं है बल्कि और ऊंचाइयों तक ले जाना है। महागठबंधन के लोगों की एकजुटता देख करके भाजपा के लोग तिल मिलाए गए हैं, भाजपा डर गए हैं। 2024 में केंद्र की सरकार गद्दी छोड़ देगी। 2024 में भाजपा केंद्र से हट जाएगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। छात्र राजद भारत का पेज देश के सभी राज्यों में फैलेगा। जब पार्टी में कोई भी पद मायने नहीं रखता है, जरूरी है पार्टी की नींव मजबूत की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ नौजवान जो भटक रहे हैं वो हमारे साथ एक बार बैठिए, हम लोग बातचीत करेंगे। कौन कहाँ टूट गया, बिखर गया, ये सब भूल जाइए। हम लोगों को बिहार से बाहर भी कैप्चर करना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।